तो साहब ये बताएं, ये जो आज देख लिया आपने, टोटल स्टैंड ऑफ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है निकालना है निकाल दें, फिर फजल रहमान साहब के साहबजादे खड़े हुए, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी दोबारा जो कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि कंटेम्प्ट में बुलाएं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में प्रिविलेज कमेटी बुलाएं। और मेरी इतला ये है कि ये फैसला हो गया हुआ है कि अगर शो कॉज नोटिस मिलेगा कंटेम्प्ट का वज़ीर आज़म को और एक दो मेन मिनिस्टर्स को, तो इधर से ये लोग भी उनको एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का। क्या होता है वो तो कागजी बातें, लेकिन यहाँ हालात खड़े हो गए हैं। और आज फिर उन्होंने कहा कि हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। कोर्ट इंकरेज भी कर रही है आप लोग बातचीत करें। क्या अब लग ये रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि सारे 2-2 कदम लें और उनको भी कोई रूम मिले कि ये बात हो जाए, क्योंकि जाहिर है ऐसा फैसला वो कैसे करेंगे कि जो इम्प्लीमेंट ना हो तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी निज़ाम की। तो क्या ऑप्शन है इस वक्त कोर्ट के पास? ये तो सर लगा के दोनों बैठ गए हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन। मालिक साहब, आपने बड़े ये अच्छे सवाल किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी देर के लिए ये जो आपने कहा ना कि ये कैसे हो सकता है फैसला इम्प्लीमेंट ना हो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। ये गलत है कहना कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस तो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है इस बाय 4-3। अब थोड़ी देर के लिए हम इस चीज में नहीं जाते कि 3-2 वाले जज ठीक कह रहे हैं या 4-3 वाले ठीक कह रहे हैं। ये इनके दरमियान इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो बजाय इसके कि कोई रिव्यू फाइल करने की तो जरूरत ही नहीं है। रिव्यू नहीं फाइल होना चाहिए। यहाँ पे मैं शाह खबर साहब से एग्री नहीं करता, क्योंकि रिव्यू अगर फाइल करना है तो उमर बंदयाल फाइल करे ना रिव्यू उन 4 जजों के सामने कि आप इसको रिव्यू करें, और कोई क्यों रिव्यू फाइल करे। तो लिहाजा ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है कि लेजिटिमेसी उनके फैसले की या इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती जब तक कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसको ये दूर नहीं करेंगे, इसको ये खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली है, जो कि बड़ी सिंपल है, कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, और दूसरा ये जो फैसला किया गया है ये मंतकी एतबार से और कानूनी एतबार से बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी भी जगह पे ना आईने पाकिस्तान में ये लिखा है कि डेट सुप्रीम कोर्ट देगी, ना किसी स्टैट्यूट पे लिखा है कि डेट सुप्रीम कोर्ट देगी। ये जो इनडायरेक्ट हाइपर रीजनिंग की जा रही है, ये एक नई किस्म की लीगल रीजनिंग शुरू हो गई है हवा के अंदर। इसकी तो कोई वक्त ही नहीं है। इट इज टू बी, आई मीन टोटली इट्स टू बी इग्नोर्ड। इट्स अ वॉइड ऑर्डर। नहीं, आप मुझे बता, एक सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन क्या है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे इस केस का कि ये डेट किसका राइट है देना, इलेक्शन कमीशन का कि नो आप मेरी बात ही फिर नहीं समझ रहे। देखिए, मैंने 2 बातें की हैं। एक तो मैंने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 4-3 से ये डिसीजन हुआ है। 4 जजेस ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट के कि ये 4-3 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। दूसरी बात मैंने ये की है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको कहते हैं कि चलो जी ये कोई डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर देखना है कि आइन में ऐसा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद डेट दे दे। इन्होंने 14 मई की डेट तो खुद दी है। आइन में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डेट देगी? किसी स्टैट्यूट में, इलेक्शन एक्ट में कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट डेट देगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत सारे जो वकीला हैं उन्होंने, और खास तौर पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल धड़ा जो है, और फिर जो कुछ टेप्स आ चुकी हैं, जो ऑफ कोर्स उन खवातीन का कोई कसूर नहीं है इसमें, लेकिन उन खवातीन ने एक चीज तो यहाँ कर दी है ना, और वो ये है कि ये जज साहिबान जो है उन खवातीन के इनसे अगर राब्ते हैं और ये नहीं भी उनकी बात मान रहे, तो कम से कम इनको चाहिए कि ये जो एक रिमोट बायस जो अब नजर आ रहा है ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, इनको हट जाना चाहिए इससे। और ये समझ गए हैं कि इनको ना ज्यूरिस्डिक्शन है, ना इनका ऑर्डर सही है, और इनको ये भी पता है कि वो रिमोट बायस जो है दैट इज लूमिंग लार्ज ऑन द फेस ऑफ दीज प्रोसीडिंग। ये अब सिर्फ फेस सेविंग चाह रहा है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट। इनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी फेस सेविंग में। ये आपको याद होगा, इन्होंने पीछे एक केस आया था जिसपे इन्होंने नोटिस कर दिया था नैब को, FIA को, और कहा था कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं और ECL में जो नाम निकाले गए हैं वो सब इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। मैं गया था, मैंने 3 मिनट बहस की थी, उसके बाद इन्होंने फाइल दाखिल दफ्तर कर दी थी। वो केस ही फिर नहीं लगा। यहाँ पे भी अगर एक अच्छा वकील खड़ा हो, 5 मिनट बहस करे टू द पॉइंट, ये सुप्रीम कोर्ट ये केस दाखिल दफ्तर कर देगा। इरफान भाई, आप तो इनके लॉयर भी हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं रिव्यू में चैलेंज कर? इलेक्शन कमिश्नर होता तो मैं कंटेम्प्ट नोटिस दे देता चीफ जस्टिस को इस बात पे। शुक्र है आप नहीं है, शुक्र है आप नहीं है, एक नया फसाद पड़ जाना था। मेरा नाम था ना इन सिकंदर सुल्तान साहब के साथ, दूसरा नाम मेरा था। नहीं, अब रिव्यू में जा रही है इलेक्शन कमीशन की नहीं जा रही?
सवाल ही नहीं। मगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा रिव्यू में नहीं जाना, बल्कि इनको कंटेम्प्ट नोटिस दें। मैं तो ये राय दूंगा इलेक्शन कमीशन को, तीनों को कंटेम्प्ट नोटिस दें, तीनों जजेस को कंटेम्प्ट नोटिस दें। मेरी ये राय होगी अगर इलेक्शन कमीशन ने मुझसे राय ली तो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, कल अगर तारीख लगती है, अभी हमें पता है, क्लियर नहीं हो रहा कि कल वो 27 वाली डेडलाइन के ऊपर केस सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अभी तक तो आज वाले केस का भी डिटेल फैसला नहीं आया। लेकिन अगर वो शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और नहीं, अब नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से ना इसको हशअप करने की कोशिश करेगी मामले को। मामला बहुत उछल गया है, अब इनकी ना मॉरल अथॉरिटी है ना लीगल अथॉरिटी है, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके ख्याल में बस ये केसेस इस तरह ही 14 मई तक चलते रहेंगे और फिर कुछ रियासत बस ये दाखिल दफ्तर हो जाएंगे? जैसे इन्हीं चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा बंदियाल साहब, इन्होंने एक फैसला दिया था कालाबाग डैम का कि कालाबाग डैम बना दो, वो फिर बन गया था। सर वो तो और था ना इरफान साहब, वो तो और किस्म का केस था, दब सकता था। तो ये केस तो अब नोबडी कैन पुट इट इन ऑन द कोल्ड बर्नर ना। जरदारी साहब के खिलाफ वो जो ट्रायल खोलने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो ट्रायल खुल गया था। जरदारी साहब ट्राई हुए थे पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं हुए थे। लेकिन इस केस के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान रुका हुआ है ना, इस पे तो वो तो खाली ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें तो इतना वीक फुटिंग पे है सुप्रीम कोर्ट कि आपको अंदाजा ही नहीं है मालिक साहब। इसमें तो ये खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे, इस केस को कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इरफान कादर साहब कन्विंस्ड हैं कि ये नहीं करेगी कोर्ट बिकॉज चीफ जस्टिस विल नॉट एग्री टू ऑल दैट। वो तो वकील करता हूँ, ये करना चाहिए कोर्ट को, लेकिन वो कहते हैं करेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि आप उनका पेसिमिज्म शेयर करते हैं कि अपने ऑप्टिमिज्म पे कायम है? नहीं, मैं तो ऑप्टिमिज्म में कायम हूं। मैं तो समझता हूं कि विजडम जो है दैट मस्ट प्रिवेल। सलाउद्दीन, योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस। इरफान कादर साहब कहते हैं कि करेंगे नहीं, कहते हैं होना चाहिए। शाह खावर साहब थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं। आपके नजदीक अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? देन टोटल ब्रेकडाउन है, फिर मेरे हम वतनों है, क्या है फिर? मैं तो समझता हूं कि अगर कोई चीफ जस्टिस साहब को मशवरा दे रहा है इसके खिलाफ, तो वो फिर नाइंसाफी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट। चले, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राजी, ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी क्लियर, बड़ा एक जो कंसेंसस था बन रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि 2-3 जो बड़े मुकदमात हैं और जिस पे जजेस के खिलाफात निकले हैं। आपको याद है जब मनीला साहब का बात हुई या जब उनको हटाया भी गया उस पैनल से, तो बाद में उनके फैसले से नज़र आया कि जो चीज़ें एंट रूम के अंदर डिस्कस हुई थी, उसके कोर्ट के अंदर भी 2-3 सवालात उन्होंने उठाए थे जो तय हुए थे कि चीफ जस्टिस साहब उसको अपने हुक्मनामे का हिस्सा बनाएंगे। और फिर मेरी इत्तला के मुताबिक जस्टिस मुनीब ने उनको अपोज किया और जब फैसले में नहीं आए तो ये बहुत बड़ा डिस्कंट्रोल्ड इशू था जस्टिस अतर मनीला का। उनका तो ये खैरियत भी था कि मुझे हटाया गया। इसी तरह डिफरेंट जजेस के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ पे थे। जब 63A का फैसला हुआ उस पर जस्टिस मियाँ खेल, जस्टिस मंदोखेल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट लिखा और बड़ा ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।